मैं घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। अयोध्या आखिरी बार उस वक्त चर्चा में आया जब 3 साल पहले अदालत ने बाबरी मस्जिद के विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांटने का फैसला सुनाया। यह फैसला जमीन के बंटवारे को लेकर था, लेकिन जिस बाबरी मस्जिद को 1992 में गिराया गया था, उसके कसूरवार लोगों पर सीबीआई की जांच आज भी लुंज-पुंज है। इस घटना ने भारत को बड़ा घाव दिया। भारत उस दोराहे पर खड़ा हो गया जहां विकास और सौहार्द के बीच सामंजस्य बनाना था। बीते 2 दशक में भारत विकास के रथ पर सवार होकर आगे निकल गया। इस विवादित ढांचे को गिराने वाले तत्व के खिलाफ जांच भी हुई। मामले में आडवाणी समेत संघ के 8 नेताओं के खिलाफ साजिश रचने का आरोप भी लगा था, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। इसके बाद केंद्र सरकार और सीबीआई कोर्ट को आदेश हुआ कि जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट में वो अपनी अपील दाखिल करें, पर दोनों ने इसके लिए लंबा वक्त ले लिया। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि सरकार ने मामले को क्यों खींचना चाह रही है। नमस्कार, मैं हूं वंदना चंदेल और आज देख रहे हैं आप न्यूज लाइन। न्यूज लाइन में हम सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की फटकार की। किसी जमाने में जांच एजेंसियों पर देश की जनता को पूरा भरोसा था और इतना भरोसा कि जांच एजेंसियों की इन्वेस्टिगेशन उन्हें लगता था कि जो सच है वही सामने लाएंगी। बड़े और गंभीर मामलों में जनता सीबीआई जांच की मांग करती थी, लेकिन अब सीबीआई की साख में गिरावट आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करने में देरी क्यों की। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले पर केंद्र सरकार और सीबीआई को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल करते हुए पूछा है कि इस केस में आरोपियों के खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सॉलिसिटर जनरल के दफ्तर में कई महीनों तक फाइल पड़ी रही, लेकिन उनकी तरफ से अपील दाखिल नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक इस मामले में 168 दिन की देरी हुई है। मामले में अगली सुनवाई अब 16 अप्रैल को होगी। आपको बता दें कि 20 साल पहले नरसिंह राव की सरकार के दौरान 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद को जमींदोज किया गया। बाबरी विध्वंस के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी समेत संघ के 8 लोगों पर साजिश रचने के आरोप लगे, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया, लेकिन कुछ दूसरी धाराओं में इनके खिलाफ मामला चल रहा है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या की विवादित राम जन्मभूमि के स्वामित्व के मुकदमे की भी सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के 30 सितंबर 2010 के फैसले पर भी रोक लगा रखी है, जिसमें विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांटा गया था, जिसका एक हिस्सा रामलला, एक निर्मोही अखाड़ा और तीसरा हिस्सा सुन्नी मुस्लिम सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दिए जाने की बात कही गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो आखिरकार सीबीआई ने इस मसले में देरी क्यों की? क्या सरकार का कोई प्रेशर नहीं था, कोई कोशिश नहीं थी सरकार की कि इस मामले में कहीं ना कहीं किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाए? सुप्रीम कोर्ट इसे लेकर खासा नाराज है और जब देश की सबसे बड़ी जो संस्था है वो ये कह दे कि आप देरी कर रहे हैं, यानी कि वाकई में कोई तो कारण रहा होगा, लेकिन वो कारण क्या था? वो कोई राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से, राजनीतिक संदर्भ से जुड़ा कारण था या उसके पीछे कुछ और लॉजिक है? इसी चर्चा में आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ऐसे मसलों पर, ऐसे संवेदनशील मसलों पर भी इस तरीके का लुंज-पुंज रवैया कब तक चलेगा, क्यों चल रहा है और क्या इसका निदान संभव है या नहीं है? ये बताने के लिए इस चर्चा में आज हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं मनोज कुमार झा साहब, आरजेडी के प्रवक्ता हैं, बहुत बेहतर जानकार हैं ऐसे मसलों के। झा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
हमारे साथ सुबोध मिश्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और उनकी कीमती राय समय समय पर हमें मिलती रही है। आज भी इस पूरे मसले पर क्या वो सोचते हैं, क्या उन्हें सही और गलत लगता है, इस पर उनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले मनोज कुमार झा साहब, आपसे ही मेरा ये सवाल है, क्यों सीबीआई जो है सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, हम उम्मीद करते हैं कि किसी भी मैटर को जब वो अपने हाथ में लेती है तो उसकी तेजी, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होनी चाहिए, बहुत सतर्कता के साथ, बड़ी अलर्टनेस के साथ, बड़ी संवेदनशीलता के साथ वो हर इशू को हैंडल करती होगी और बड़े प्रॉपर तरीके से। क्यों फिर ये देरी होती है? वंदना जी, मैं समझता हूं कि आज के दिन आपने ये मुद्दा उठा करके बहुत बड़ा काम किया, सिर्फ इसलिए नहीं कि राजनीतिक हिसाब से नहीं, क्योंकि 92 में जो चीजें हुई 21 वर्ष के बाद आज भी देश उसका दंश झेल रहा है। 92 में सिर्फ एक मस्जिद नहीं गिरी थी वंदना जी, एक साझी विरासत की हत्या हुई और उस साझी विरासत की हत्या में के कारणों के बाद जब उसके बाद राजनीति बदली तो एक बहिष्कारवादी और असहिष्णुता राजनीति की शुरुआत हुई। जो व्यक्ति इस पूरे मसले के लिए, जिसने संवैधानिक धाराओं का उल्लंघन करके और एक खास किस्म की राजनीति को दिशा देने की कोशिश की, वो व्यक्ति गृह मंत्री बन गया। मैं इसलिए भी ये बात मानता हूं कि आज आवश्यकता इस बात की है कि ये माने इस तरह के मसलों में जो कि क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है जी, उसमें सब चीजों से उठकर ऊपर उठ करके और सीबीआई को कम से कम इतनी स्वायत्तता दी जाए कि जो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और क्राइम अगेंस्ट हेरिटेज है उस पर साफ तौर पे कोई बात हो। मैं एक छात्र था 1992 में, आज मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूं। मैं मानता हूं कि हमारे पूरे जनरेशन ने सफर किया है और हमारे देखते देखते इस मुल्क की राजनीति बहिष्कारवादी हो गई जी, बहुसंख्य राष्ट्रवाद इस राज्य को लेजिटिमेसी मिल गई, सिर्फ इसलिए कि दोषियों पे कार्रवाई नहीं हुई। ये सिर्फ एक मध्यकालीन मस्जिद की हत्या और शहादत नहीं थी, ये शहादत थी जो भी चीजें गंगा जमुनी तहजीब ने हमें दी थी। हेलो जी बिल्कुल, हम आपको सुन पा रहे हैं मनोज जी, और जैसा आपने कहा काफी हद तक जायज है आपकी बातें, बहुत टू द पॉइंट आपने ये बातें जो है कही हैं। सुबोध मिश्रा जी, ऐसा ही है क्या? सीबीआई किसी प्रेशर में रहती है, इन्फ्लुएंस में रहती है, स्वायत्त नहीं है, ऐसे मसलों को लेकर भी स्वायत्त नहीं है, तो फिर क्या मतलब है देश की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का? देखिए, जैसे आपने कहा कि सीबीआई की स्वायत्तता ये एक ऐसा मुद्दा हो गया है जिस पे चर्चा ना की जाए तो बेहतर है। अक्सर ये देखा जाता है कि सीबीआई वही काम करती है जो केंद्र में बैठी, केंद्र जो सत्तारूढ़ दल है, जो सरकार है, वो उसके आका जो उससे कहते हैं वो कहती है। अब अचानक जो है इस मामले में जो तेजी आपको आती हुई दिखेगी, सीबीआई फिर से आगे बढ़ेगी जी जी, उसका कारण यह है, उसके पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि 2014 में चुनाव होने हैं। बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जिनको पृष्ठभूमि में डालने के लिए, वो भ्रष्टाचार हो, वो जिस तरीके से प्रशासन की हालत है, महंगाई है, सब मुद्दे करके, तो जो गौड़ तरीके के मुद्दे होते हैं, हर चुनाव के पहले इस तरीके के मुद्दों को उठा के रख दिया जाता है सामने। ये मुद्दा जहां तक है, इसमें जो व्यक्ति इन्वॉल्व हैं और जो टॉप के वो हैं, जो आडवाणी जी, स्थिति ये हो रही है कि जो विपक्ष है, विपक्षी गठबंधन है, एनडीए है, उसमें आडवाणी जी एक ऐसी शख्सियत हैं, और मोदी और नीतीश कुमार का जो विवाद हुआ उसमें दोबारा आडवाणी जी ऐसी शख्सियत के रूप में उभरे हैं कि वही एक अगर एनडीए इस स्थिति में आता है तो आडवाणी जी उस स्थिति में एक सशक्त दावेदार होंगे लीड करने के लिए। यहां कांग्रेस जो है, फिर जो कांग्रेस का है, यूपीए जो है, वो सीबीआई का फिर ये इस्तेमाल करनी की कोशिश होगी जी। कि जिस तरीके से आडवाणी जी को इसमें फिर से फंसाया जाए। तो जहां तक मेरा मानना यह है कि सीबीआई का इस्तेमाल, जैसे अभी झा जी ने कहा कि साहब ये मानवता के खिलाफ अपराध था, कोई दो राय नहीं कि इस तरीके की चीजें जो बहुत जो किया गया उससे जो साझा संस्कृति थी उसको धक्का पहुंचा जी। और जो स्थिति थी, पर ये जो लंबा खींचने की प्रक्रिया है उसके पीछे ये नहीं किसी तरीके से न्याय पाना या न्याय दिलाने की सरकार की या किसी राजनीतिक दल की कोई इच्छा, वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, सब पूरे राजनीतिक हिसाब से ये तय किया जाता है कि कौन सा केस कब उठा के रखा जाएगा। तो मतलब अब जो ये डिले है, वो डिले इसलिए नहीं कि सीबीआई के पास
अचानक अब पहले कोई सबूत नहीं थे या कोई दस्तावेज नहीं थे। नहीं तो फिर इस डिले का क्या मकसद है? वो जानते हैं कि कहां पे किस पॉइंट पे चीजों को भुनाना है। हाँ, भुनाना है। उनको मालूम है कि 2014 में इलेक्शन है, तो उससे पहले जितना भी हो सके तो बहुत से और जो प्रमुख मुद्दे हैं हाँ। उनको पृष्ठभूमि में डालने के लिए मनोज जी कहिए आप। बस वंदना जी, मैं दो बातें कहना चाहता हूं। हाँ, कहिए। मैं उनकी बातों से असहमत नहीं हूं जी। मेरा मानना है कि जो सांप्रदायिक तेवर है वो कई संस्थाओं में भी एक खास किस्म का रूप ले रहा है। तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं इस तरह के मुद्दे पे मौन या देरी या डिले एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा होती है। मेरा मानना है कि इस तरह के मुद्दों को अगर हमने सीबीआई या कोई भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को अगर उसके लिए त्वरित कार्रवाई की बात नहीं की तो वंदना जी मुझे कम से कम लगता है कि हमारे जीते जी इस देश के असंख्य टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि देश सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के 50% इमेज से नहीं चलता। देश चलता है भरोसे और विश्वास के साथ कि मुझे न्याय मिला। 3000 लोगों की हत्या हुई थी बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद। 3000 लोग एक स्टैटिस्टिकल एग्रीगेट नहीं है, 3000 लोग एक खास इतिहास के प्रोडक्ट थे। वो पूछना चाहते हैं कि ये क्यों हुआ। इसलिए सिर्फ ये नहीं कि पॉलिटिक्स से मैं देखना चाहूंगा, अगर यूपीए ने ये देरी की तो यूपीए को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर एनडीए के गृह मंत्री ने इसमें टैंपरिंग की थी तो कम से कम 10 वर्षों बाद जो इतिहास लिखा जाएगा वो उनको माफ नहीं करेगा, क्योंकि ये मैंने दोबारा कह रहा हूं कि मानवता के खिलाफ अपराध 20 साल बाद भी सर चढ़कर बोलता है। नहीं, बहुत सही आपने ये बात कही कि मानवता के खिलाफ अपराध है, लेकिन क्या झा साहब आपको यही लगता है कि वाकई में ये पॉलिटिसाइज की हुई चीजें हैं? आप यूपीए के लिए भी जो आपने बात कही मुझे लगता है मैं नहीं जानता हूं वंदना जी, मैं पहली बार आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन मुझको लगता है कि कहीं न कहीं जो आप कह रही हैं उसमें गंभीरता है, क्योंकि जो संस्थागत स्वरूप है जी जो हमारी एजेंसीज का और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जी सब ने मिलकर एक खास किस्म की बहिष्कारवादी सांप्रदायिक राजनीति के प्रति विरोध करने से इनकार किया है और उसको मौन सहमति दी है, और ये उचित नहीं है। नहीं तो सुबोध मिश्रा साहब ये कैसे हो सकता है? अगर वाकई में यही बात है जैसा झा साहब कह रहे हैं, तब तो आपको नहीं लगता कि यूपीए को इसको बढ़ा चढ़ा के और बहुत पहले इस्तेमाल करना चाहिए था? देखिए, ये कहना कि यूपीए जिसका झा साहब की पार्टी जिसका एक हिस्सा है, कोई संप्रदाय जिसे कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष राजनीति के बहुत सशक्त और ऐसे स्तंभ हैं जो कभी भी डेविएट नहीं हुए, कभी अपने पद से हटे नहीं। ये बात तो खैर सच लगती है। ये है कि जब इनको भी जरूरत पड़ती है, झा साहब की पार्टी नहीं कह रहा हूं, जैसे यूपीए है जिसमें बड़ा दल कांग्रेस है। नहीं, आप झा साहब की पार्टी को भी शामिल कर लीजिए, कोई एतराज नहीं होगा मुझे। आरजेडी है तो उनका अलायंस। आरजेडी की जो बिहार की अपनी राजनीति वो अपने हिसाब से होता है। देखिए, कई उसमें मुद्दे होते हैं, कहीं सांप्रदायिकता हो जाती है, कहीं जातिवाद इक्वेशंस हो जाते हैं, वो भी उसी तरीके की गलीच और छोटी टाइप का स्थिति नजर आएगी कि साहब ये कॉम्बिनेशन, ये जाति का ये कॉम्बिनेशन है, वो भी समाज को विभाजित करता है। जिस तरीके सांप्रदायिकता करती है वो सब भी करता है। ये सब तो चलता रहता है, ये सब जो है। पर जहां जो बड़ा दल है, अगर उसको ये लगता है कि ये कार्ड हमने खेला धर्मनिरपेक्षता का और उसके रिटर्न उतने बढ़िया नहीं है, तो जिसे कहते हैं सुप्त तरीके से जो आपको समझ में ना आए, अचानक पता चलेगा कि आपको वो कार्ड जिसको वो गाली देते हैं, जिसको गरियाते थकते नहीं है कि सांप्रदायिकता का कार्ड खेला जा रहा है, वो पिछले दरवाजे से वो धर्मनिरपेक्ष दल भी खेलते आपको नजर आते हैं। ये 50 मामलों में देखा गया है, जहां जिससे जो फायदा होता है। इसलिए कहना कि बड़ी सिद्धांत की राजनीति हो रही है, बड़ी यहाँ सामाजिक जो राजनीति तो हो रही है, उसमें सिद्धांत कितना है और कितना नहीं है, ये तो वो तो अपने स्वार्थ, अपनी जरूरत के मुताबिक सिद्धांत को मोड़ लिया जाता है। बहुत सही आपने ये बात कही कि अपने स्वार्थ और जरूरत के मुताबिक राजनीतिक दल अपने सिद्धांतों में उलटफेर कर सकते हैं, और उनके लिए ये कोई नई बात नहीं होती, उनके लिए बात बड़ी पुरानी है। फिलहाल रेणुका चौधरी, जब सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट आया, जब ये फटकार लगी कि आखिर आप लोग बताइए कि देरी क्यों किया आपने इस मसले में, 1992 का मामला है, आपको हाईकोर्ट पहले ही आदेश दे चुका था, तो इतना वक्त क्यों लगाया? इसके बाद सुनिए कि रेणुका चौधरी ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट को अब हम बहुत आदर से हम देखते हैं और कहते हैं, मगर मेरे पास भी बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि 5-5 साल 20-20 साल कट जाते हैं हमारे उम्र में केस के लिए घूमते घूमते। तो ये डिले जो है कोर्ट्स भी अच्छी तरह पहचानते हैं, क्योंकि उनके खुद के कितने केसेस पेंडिंग पड़े हैं और रहे हैं आज तक।
मतलब मुझे कहना ही पड़ेगा भाई वाह, रेणुका जी का ये स्टेटमेंट अब वो कोर्ट की फटकार के बाद ये कहने को मजबूर हो गई है कि हम भी जानते हैं कोर्ट में क्या कुछ चलता है और क्यों डिले होता है। डिले के लिए सिर्फ हम जिम्मेदार नहीं हैं, इशारा उन्होंने किसी और चीज की तरफ भी किया है। हमारे साथ दो बहुत ही विद्वान लोग, बहुत ही इंटेलेक्चुअल लोग, बहुत ही सुलझे हुए लोग हैं। मनोज कुमार झा साहब हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं, सुबोध मिश्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इनके साथ इस बात का मतलब समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बहुत जल्द होते हैं हाजिर। लाख तक अधिग्रहण की 1 एकड़ की राशि थी, किसानों के लिए धरती की ये कीमत जरा सी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे 72 लाख तक बढ़ा दिया। 33 साल तक दे रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। 33 साल तक देकर रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। वर्तमान हरियाणा सरकार के आने से पहले किसान भाइयों की जमीन का अधिग्रहण कौड़ियों के भाव लगभग 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे प्रदेश में जमीनों के न्यूनतम फ्लोर रेट निर्धारित किए और प्रदेश में कुल 6 जोन बनाए गए, जिसके अनुसार प्रदेश के किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले 21,60,000 से लेकर 72 लाख रुपए तक प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों को मुआवजे के साथ साथ 21,000 रुपए प्रति एकड़ हर साल 33 सालों तक रॉयल्टी भी मिलेगी, जिसमें 750 रुपए प्रति वर्ष की बढ़ोतरी भी होगी। और यदि किसान की भूमि का SEZ और टेक्नोलॉजी पार्क के लिए अधिग्रहण किया जाएगा तो रॉयल्टी की राशि 42,000 रुपए प्रति एकड़ 33 सालों तक मिलेगी, जिसमें 1,500 रुपए की प्रति वर्ष बढ़ोतरी होगी। विकास की प्रक्रिया में किसानों को भागीदार बनाने के लिए अब हमने लैंड पूलिंग जैसी अनूठी स्कीम बनाई है। इस स्कीम में यह इंतजाम किया गया है कि जिस किसान की भूमि का अधिग्रहण होता है वह या तो मुआवजा ले सकता है या मुआवजे की एवज में विकसित भूमि ले सकता है। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए, और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। गन्ने के दामों के बारे में बात कहूँ मैं खास, अपने कार्यकाल में गन्ने का दाम चढ़ा दिया आकाश। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। जहां पिछली सरकार ने 6 वर्षों के शासनकाल के दौरान गन्ने के दामों में केवल 22 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की थी, वहीं हुड्डा सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान गन्ने के दामों में 159 रुपए की बढ़ोतरी कर इसे 276 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंचा दिया, जो देश में सर्वाधिक में से एक है। मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चालू वित्त वर्ष में एक साथ 45 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की, जो देश में सर्वाधिक है। सुप्रीम कोर्ट बहुत ही समझदार थे। सुप्रीम कोर्ट खुद ब खुद कई मामलों को संज्ञान में लेता है और लेने के बाद उन पर कार्रवाई को लेकर अक्सर सरकार के रवैये को लेकर उससे डांट फटकार भी करता है। मसला यही है कि देश में जो भी हो रहा है वो गलत ना हो, चीजें सही हो, सही दिशा में जाएं और सही मतलब उनका निकले। लेकिन न जाने क्यों अब सरकार को कुछ चीजें अखड़ने लगी है। आपने ब्रेक से पहले सुना, रेणुका चौधरी ने कहा कि हमें ना बताया जाए कि देरी हुई या नहीं हुई, डिले तो न्याय में होता और कितने कितने साल होता है ये हमें पता है। मनोज कुमार झा साहब आरजेडी प्रवक्ता के इस वक्त हमारे साथ हैं। झा साहब, क्यों रेणुका चौधरी ऐसा क्यों कह रही हैं? वो जुडिशरी को आईना दिखाना चाहती हैं या कुछ और मतलब है इस बात का? ये बीजेपी को तो आईना बिल्कुल ही नहीं दिखा पाई, जो मैं चाहता कि वो दिखाती जी। ये बहुत ही अपरिपक्व बयान भी था और मेरा सीधा मानना है कि बीजेपी ने सन 92 के बाद राजनीति की जो दशा और दिशा बदली, आज मैंने पहले भी कहा उसका हम दंश भोग रहे हैं। किसी को न्याय नहीं मिला, जो पीड़ित रहे न्याय नहीं मिला, दोषियों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई,
बल्कि उल्टा ये है कि उस राजनीति के विश्व वृक्ष जो सांप्रदायिकता का 92 में लगाया गया, उसकी एक मोटी शाख गुजरात में फल फूल रही है। अब वो मोटी शाख दिल्ली पहुंचना चाहती है और उसके पीछे पूरे विकास के मुहावरे गढ़े जा रहे हैं। और कोई व्यक्ति ये पूछे कि भाई आपके विकास के मुहावरे में वैष्णव जन तो तैने कहिए कहां है, वो कहीं नहीं है। लेकिन ये इस राजनीति की बात हो रही। मेरा सिर्फ ये बार बार मैं दोहरा रहा हूं कि अगर दोषियों को सजा मिलती तो इस राजनीति पे लगाम लगती और आगे कोई भी, चाहे ओवैसी हो, राज ठाकरे हो, आडवाणी जी हो, असहिष्णुता और बहिष्कार की राजनीति की बात। झा साहब मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा बात हो रहे हैं। मैं जानती हूँ आप राजनेता हैं, मैं ये भी जानती हूँ आप आरजेडी से और बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप इस वक्त सरकार में गठबंधन में भी है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि एंटी बीजेपी होने से अच्छा अभी हम लोग इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट सरकार से ये कह रहा है कि तुमने क्यों देरी की, तुम बताओ तुमने क्यों काम ठीक से नहीं किया, तुम्हारी जो जिम्मेदारी थी तुमने वो क्यों नहीं निभाई। सुबोध मिश्रा साहब ये कह रहे हैं कि भाई ये तो 2014 के इंतजार में थे, ये तो चाहते थे ये कार्ड इस वक्त खेला जाए, ये अभी खेलेंगे, ताजा ताजा मामला रहेगा, लोगों के जहन में रहेगा, तो इनको लगता है कि इनका वोट बैंक प्रभावित होगा। सरकार की कहीं कोई गलती आपको इस मसले पर नजर नहीं आ रही है? नहीं, मैंने आपको शुरू में ही कहा, मैं सरकार को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मेरी बात मानिए आप। जी। मेरा मानना है कि इस तरह के मसलों पे किसी को डिफेंड नहीं किया जा सकता। इस तरह के मसले राजनीति से ऊपर है, मानवीय संवेदनशीलता के मुद्दे हैं। और मैं मानता हूं कि अगर कोई भी सरकार संवेदन शून्य है तो वो मुल्क, उसकी स्मृति और उसके इतिहास के साथ अन्याय कर रही है। नहीं, आपको लगता है कि अपने वोट बैंक को भुनाने के लिए 2014 के लिए उन्होंने ये कार्ड बचा के रखा था कि इस टाइम पे फेंकेंगे तो ज्यादा काम आएगा? सरकार इसी इंतजार में थी क्या? कार्रवाई तो बहुत पहले से होनी चाहिए थी। नहीं, मैं सर्वोच्च न्यायालय को इतना ये बेनिफिट ऑफ डाउट जरूर दूंगा कि सर्वोच्च न्यायालय किसी के भी नियंत्रण में नहीं है। ये सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी है और उसकी टिप्पणी के लिए उनको सलाम करना चाहिए कि जो चीजें एजेंसीज को करनी चाहिए, जो उनकी रेगुलर रूटीन वर्क है, उसके लिए भी सर्वोच्च न्यायालय को टिप्पणी करनी पड़ रही है। लेकिन इसकी पूरी कहानी 1998 से शुरू होती है। 92 के ठीक बाद जब एनडीए असेंडेंस में था, उन्होंने धीरे धीरे डाइल्यूट करना शुरू किया। नहीं, आप फिर एनडीए पे आ गए। मैं आपसे ये कह रही हूँ, मैं आपसे ये कह रही हूँ, पिछले 10 साल से 10 साल हालांकि अभी पूरे नहीं हुए, सुबोध मिश्रा जी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं सर जरा अपनी बात कह लूं। मेरे कहने का ये मतलब है कि 10 साल से यूपीए सरकार है, आपके शासन में ही ये सब पूरे मामले वगैरह चल रहे हैं, आप पे जिम्मेदारी थी, वो आपने क्यों नहीं पूरी की? आप बार बार एनडीए पे क्यों पहुंच जा रहे हैं? सुबोध मिश्रा साहब क्या देखिए, झा जी मनोज जी आपसे जवाब मिश्रा जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। झा जी की अपनी राजनीति है, झा जी की अपनी बंधन है, बंदिशें हैं। झा जी उसी के अंदर जो है सिद्धांत, अपना जो उनका सिद्धांत है उसको आगे रखेंगे। झा जी एक विद्वान आदमी है और झा जी की बात से मैं सहमत हूं कि जो ताना वाना है उसको नुकसान हुआ, वो सब। मेरा कहने का मतलब है पिछले 10 साल, करीब 10 साल होने जा रहे हैं। जी। यहाँ पे यूपीए सरकार में है, सत्ता में है, वो चाहती थी इनको लटका देती, चाहती थी इनकी राजनीति। और जिस बात कर रहे हैं कि साहब एक वो उसका पौधा गुजरात में फूल रहा है, उसका पौधा एक फैला जगह फूल रहा है, वो सबको चाहती तो वहीं जो है उसमें उसको जड़ से उखाड़ के वहीं बीजी को निकाल के फेंक देती। पर ये सरकार जो है स्वयं, ये सरकार, इसमें शामिल दल स्वयं इस बात में इंतजार करते हैं, किसी मुद्दे को मरने नहीं देते। इसलिए मरने नहीं देते, पता नहीं कोई मुद्दा किस समय काम आ जाए। अचानक अगर कोई कहे कि भाई तुमने रेप किया है, तो अचानक लगे कि एक मर्डर वाला जो अभी 40 पे लगा रहे, तो कहें तुमने हत्या की है। तो एक्चुअली ये जो पूरा गेम है, ये सब पॉलिटिकल गेम है। और बहुत सिद्धांत की बात करना कि साहब वो सामाजिक ताना बाना और हमारा ये सब जो है, ये सुनने के लिए बहुत अच्छा है। 10 साल से सत्ता के अंदर बैठे हुए हैं और झा जी की पार्टी भी उसी को सपोर्ट कर रही है। उसके साथ जो है पूरी तरीके से ये भी प्रेशर अंदर से डाल सकते थे, इनको प्रोसिक्यूट करो। बिल्कुल सही बात है। आप देखिए, हम लोग मुद्दे से भटक रहे हैं, जहाँ को मेरे को ऐसा लग रहा है, जहाँ रेणुका भटक रहे हैं या भटकाने की हमें कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मेरा एक दूसरा कहना है, जो रेणुका चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है खुद भी तो डिले करता है। मेरा कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट एक मंच है, उसके पास डिले कई कारण होते हैं। उसमें एक कारण ये हो सकता है कि स्वयं उनके पास जजों की कमी है, या वो उतना वक्त जितना देना चाहिए वहां के जजेस नहीं देते हैं, छुट्टियां कुछ ज्यादा, ये सब ऐसे इशू हैं जिसके ऊपर किसी दूसरे उसमें चर्चा हो सकती है। जी। पर
जो सुप्रीम कोर्ट है उसी फैसला देगा ना, जिसपे वादी और प्रतिवादी पक्ष जो है जब दस्तावेज रखेंगे तो सुन के उस पर निर्णय देगा। जब रखने में ही सालों गुजर जाते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बिल्कुल, तो इसमें इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के लिए ताना करना रेणुका जी का ये कहना, और वो सीधे ये मतलब बहुत बड़ी बात है। आप सर्वोच्च न्यायालय के लिए आप ये कह रहे हैं कि डिले क्यों होता है, ये तो आप भी जानते हैं। हाँ, आप भी जानते हैं। देखिए ऐसा है ना, यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने अपना पक्ष ही पेश नहीं किया, इसको रखने में देर की। अगर सुप्रीम कोर्ट निर्णय देने में देर करता, ये होता कि आपने केस समेट दिया है, आपने क्लोज कर दिया है, उसके बाद वो निर्णय देने में 5 साल लगा रहा है, 5 साल पहले मामला खत्म हो गया। तो ऐसा होता नहीं है। रही रेणुका जी की बात, तो रेणुका जी कुछ ऐसे विद्वान नेताओं में हैं जो अक्सर इस तरीके के बयान दे देती हैं जिससे वो चर्चा में भी रहती हैं, उसको लेकर कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है। तो यहाँ ये मुद्दा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, क्या नहीं किया, सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। सरकार भी जो है वो भी अपना आपकी बातें बहुत पॉइंट टेकन वाली आपकी बातें हैं, बहुत सही आपने कहा है। समय मेरे पास इस मसले पर बहुत ज्यादा चर्चा करने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी मनोज जी आपसे ये सवाल है मेरा, आप सिर्फ हाँ या ना में बताएं, वर्तमान सरकार की कितनी गलती है इस मामले में? ऐसा मत कहिए। हेलो, हाँ कहिए झा साहब, हम आपको सुन रहे हैं। नहीं, सवाल दोहराइए। जी झा साहब, मैं ये कह रही हूं कि आप एक बार हाँ या ना में जवाब दे दें कि वर्तमान सरकार की इसमें कितनी गलती है भी या नहीं? नहीं, मैं बिल्कुल मानता हूं सरकार की गलती है। आप इसलिए मैं ये आपको कह रहा था कि मुझे 30 सेकंड का वक्त दीजिए। जिस तरह के मुद्दों पे हमारी पार्टी का पक्ष बहुत स्पष्ट है। हमारा मानना है कि मुल्क तोड़ना क्षण भर का काम है, मुल्क बनाने में हजारों साल लगे हैं। इसलिए कोई भी चीज जो मानवीय संवेदना को छूती है उसको तोड़ती है। उस पर अगर कोई भी देर कर रहा है, चाहे कोई भी हो। दूसरी बात, हम यूपीए को वैसी चीजों के लिए डिफेंड नहीं करते हैं जिसपे हमारा मौलिक प्रतिबद्धता हमारी अपनी है। धर्मनिरपेक्षता हमारी छाती में है और हमने इसका प्रमाण दिया है। इसलिए मैं कहता हूं इस मुद्दे पे हम लोग बहुत ही स्पष्ट हैं और हमारा मानना है कि देरी कहीं भी हुई हो उसकी भरपाई की जाए और तुरंत त्वरित कार्रवाई की जाए। चलिए, आपका दावा, आपका वादा जैसा मुझे लग रहा है, पता नहीं ये वादा आप निभाएंगे या नहीं निभाएंगे, आपकी पार्टी निभाएगी या नहीं निभाएगी। फिलहाल यहीं पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो एक और मसले पर करेंगे चर्चा। वो मसला जिसे लेकर पूरे देश में इस वक्त चर्चा जो है वो पुरजोर तरीके से हो रही है। सब सोच में डूबे हैं, आने वाला वक्त कहीं उसी का तो नहीं होने वाला, या वो औरों का वक्त पलट देगा। कौन है वो? इशारों में अगर आप समझ रहे हैं तो नाम सिर्फ मैं गुजरात का लेना चाहूंगी। इसी को लेकर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद बहुत जल्द होते हैं हाजिर। विकास की झड़ी लगी, विकास की झड़ी, हुड्डा ने लगा दी है विकास की झड़ी। विकास की झड़ी लगी, विकास की झड़ी, हुड्डा ने लगा दी है विकास की झड़ी। भूपेंद्र सिंह ने जन जन का कल्याण किया, आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। जो हरियाणा प्रति व्यक्ति रेस में 14वें नंबर पे था हिंदुस्तान में 2005 से, आज हिंदुस्तान में वो नंबर 1 पर है। प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 पर है। गेहूं की उत्पादकता में नंबर 1 पर है। सरसों की उत्पादकता में नंबर 1 पर है। दूध उत्पादन में बहुत आगे बढ़ा, चाहे वो कृषि का क्षेत्र है, चाहे औद्योगिक क्षेत्र है, चाहे शिक्षा का मामला है, हर क्षेत्र में हरियाणा ने विकास किया। सुनो। हमने केबल टीवी का सेट टॉप बॉक्स लगवाया और दिल डिजिटल हो गया। फैंटास्टिक पिक्चर क्वालिटी, सैकड़ों चैनलों में से अपनी पसंद के चैनल चुने, रेट कार्ड के हिसाब से पेमेंट करें। सोचोगे तो सोचते ही रह जाओगे। 31 मार्च के बाद 15 राज्यों के 38 शहरों में बिना सेटअप बॉक्स के कोई भी केबल टीवी नहीं देख पाएगा। लाखों परिवारों ने सेट टॉप बॉक्स लगवाया, अब आपका नंबर आया। सेट टॉप बॉक्स लगवाएं, डिजिटल हो जाएं।
ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं। तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। हो बिजली समस्या के बारे में हुड्डा ने किया विचार। 40 साल में लगा न पाई जो पिछली सरकार। हुड्डा ने लगा दिया थर्मल अपने कार्यकाल में 4 रे भैया, थर्मल लगा दिए 4 कार्यकाल में 4 रे भैया, थर्मल लगा दिए 4। बिजली किसी भी प्रदेश के विकास की धुरी है। जहां तक प्रदेश में बिजली उत्पादन का सवाल है, वर्ष 1966 से लेकर फरवरी 2005 तक 40 वर्षों के दौरान हरियाणा में बिजली का उत्पादन सिर्फ 1587 मेगावाट ही था। श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मार्च 2005 में मुख्यमंत्री का पदभार संभालते ही प्रदेश में लगभग 5000 मेगावाट बिजली और पैदा करने का लक्ष्य रखा और इस पर तेजी से काम शुरू किया। प्रदेश में वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान अब तक 3712.8 मेगावाट बिजली उत्पादन में अतिरिक्त बढ़ोतरी हुई है, जिनमें 600 मेगावाट यमुनानगर में, 1200 मेगावाट खेदड़ हिसार में, 1500 मेगावाट झाड़ली में और 1320 मेगावाट खानपुर में शामिल हैं। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान जुलाई 1999 से फरवरी 2005 तक बिजली उत्पादन में केवल 724.4 मेगावाट की वृद्धि हुई थी, जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान अब तक 3712.8 मेगावाट बिजली का उत्पादन करके 3 गुना से भी अधिक की बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश में इसके अतिरिक्त 250 मेगावाट बिजली अक्षय ऊर्जा से भी मिलेगी। अब हरियाणा में बिजली का कुल उत्पादन 5300 मेगावाट हो गया है। पेश है जादू। पापा जादूगर से बोलिए ना कि केबल के सिग्नल्स को ठीक कर दे। आ गया और देता हूँ एक आवश्यक सूचना तुम्हें और तुम्हारे केबल ऑपरेटर को। जी हाँ, सरकार ने डिजिटाइजेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है और 31 मार्च 2013 से इन 15 राज्यों के 38 शहरों में ये प्रक्रिया लागू हो रही है। इसलिए सेट टॉप बॉक्स लगाना हो गया है अनिवार्य। सेट टॉप बॉक्स से मिलेंगे डिजिटल सिग्नल्स, जिससे सभी चैनल्स की क्वालिटी होगी बेहतरीन। इसलिए आज ही अपने केबल ऑपरेटर को बुलाओ और सेट टॉप बॉक्स लगवाओ। डिजिटाइजेशन अपना ढेरों फायदे पा। मोदी के मनमाफिक इस वक्त बहुत से काम हो रहे हैं और जो सबसे बड़ी सिरदर्दी थी गुजरात में उनकी, आखिरकार वो भी हो ही गया। आपको बता दें कि एक बिल पास करा लिया गया है, लोकायुक्त से जुड़ा ये बिल है, जिसमें अब सीधे तौर पर प्रावधान ये होगा कि उसकी नियुक्ति का आखिरी फैसला खुद मुख्यमंत्री लेंगे। यानी गुजरात में मोदी की मनमानी चलेगी, वो जिसे चाहेंगे उसे राज्य का लोकायुक्त बनाएंगे। कहावत है कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करते, ठीक वैसा ही इस समय गुजरात के साथ है और ऐसा लगता है कि गुजरात में मोदी से बैर करने की कुव्वत इस समय किसी में नहीं। मोदी गुजरात में एक छत्र राज करते हैं। फिलहाल गुजरात में ऐसा कोई शख्स नजर नहीं आता जो गुजरात में मोदी के सामने खड़ा हो। लोकायुक्त के मामले में भी मोदी ने एक बार फिर से यही बात जग जाहिर कर दी है। गुजरात में लोकायुक्त बनाने के मामले में भले ही मोदी सुप्रीम कोर्ट में मुंह की खा गए थे, लेकिन गुजरात विधानसभा में जिस तरह से उन्होंने लोकायुक्त आयोग बिल को पास करवाया, उससे साफ है कि वो लोकायुक्त के मामले में राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं चाहते। लोकायुक्त बिल पास होने के साथ ही ये भी साफ हो गया है कि लोकायुक्त अब पूरी तरह से मुख्यमंत्री के अधीन रहेगा और लोकायुक्त के चुनाव का पूरा अधिकार भी मुख्यमंत्री के पास ही होगा। लोकायुक्त को कोई भी कार्रवाई करने से पहले राज्य सरकार से और अगर बिना किसी लाग लपेट के कहें तो मुख्यमंत्री से इजाजत लेनी पड़ेगी। यानी कि लोकायुक्त तो रहेगा, लेकिन केवल नाम का। मुख्यमंत्री के हाथ की कठपुतली, मतलब साफ है होगा वही जो मोदी कहेंगे। मोदी ने लोकायुक्त के बहाने एक ऐसा तीर छोड़ा है जिससे एक साथ दो निशाने लगे हैं। पहला तो ये कि गुजरात में लोकायुक्त की नियुक्ति आखिरकार हो ही गई, और दूसरा ये कि लोकायुक्त के पास ऐसी कोई ताकत नहीं होगी जिससे वो सरकार के लिए कोई मुसीबत खड़ी कर सके। गुजरात में लोकायुक्त के चयन के लिए एक समिति बनाई जाएगी और समिति का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। इसके अलावा समिति में विधानसभा अध्यक्ष, एक और मंत्री और विपक्ष के नेता होंगे। मतलब साफ है कि न राज्यपाल
ना गुजरात हाई कोर्ट इस मामले में कोई दखल देगा। मोदी के क्या कहने, लोकायुक्त भी नियुक्त हो गया और लोकायुक्त से पूरा नियंत्रण भी, यानी कि मोदी का लोकायुक्त। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। ये रिपोर्ट देखकर आपने अंदाजा लगा के लिया होगा कि किस तरह अपने मनमाफिक काम करने के आदी हैं मोदी और उनके मन का प्रभाव अब कहां-कहां किस-किस स्तर पर मैं आपको गिनाऊं, आप देखते ही आ रहे हैं, लगातार सुर्खियों में हैं, चर्चा में हैं। लेकिन अब जो हुआ है, लोकायुक्त जो उनकी मर्जी के हिसाब से चलेगा, जैसा कि उनके बिल के प्रावधान में अब साफ तौर से हो गया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मोदी जी उसे चलाएंगे, हम तो ये कह रहे हैं कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा अब जाहिर तौर से गुजरात में लोकायुक्त उसके अधीन होगा। इसी पर चर्चा करने के लिए मनोज कुमार झा साहब, आरजेडी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, सुबोध मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ हैं। मनोज जी, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं मनोज जी? बिल्कुल 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 जी। मनोज जी, हिंदी फिल्मों में एक गीत है, गोविंदा का बड़ा पॉपुलर नंबर है, सुबोध जी आपने भी सुना होगा, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। तो ये जो गाना है, अभी गोविंदा जी को तो मैं भूल जाने वाली हूं, मुझे लगता है मोदी जी के ऊपर ज्यादा फिट बैठ रहा है। क्या कहेंगे मनोज जी आप, क्योंकि अब लोकायुक्त भी बिल पास करा लिया, बिल में प्रोविजन भी ऐसे डाले कि सारी जो दिक्कत है उनकी वो खत्म ही हो गई। वंदना जी, दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादी राजनीति की ये पहली वानगी है जी देश के लिए। बाकी तो अभी और आगे चीजें आएंगी अगर वो खुदा न खास्ते आगे बढ़ते गए। दूसरी चीज, फैज साहब की एक बहुत खूबसूरत लाइन है, बने हैं अहले हविस, मुद्दई भी मुंसिफ भी, जी किससे वकील करें किससे मुंसिफी चाहें। तो भैया वही सब कुछ है। तो लोकायुक्त नाम के इस फिक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी राजनीति के पूरे पैराडाइम में जी प्रजातंत्र के लिए कोई संवेदनशील आपका पक्ष ही नहीं है। आप एक व्यक्ति जो काफी हद तक आपकी सिमिलैरिटी है जो एक फांसीवादी राजनीति की होती है। जी जी। आप जो आपने कहा ना कि मेरी मर्जी, हाँ। तो वही तय करेंगे उचित क्या है, विकास क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, लोकायुक्त कैसा होना चाहिए। और उसके लिए हम आप जैसे लोगों को, मीडिया और बौद्धिकों को चाहेंगे कि उनके सुर में सुर मिलाए। 1939 से 45 तक जर्मनी में ऐसा हुआ, अभी भी दुआ करें कि ऐसा यहां ना हो। लेकिन मनोज जी, ऐसी जरूरत क्यों आन पड़ी? आपको लगता है मोदी जी को इसके लिए मजबूर किया गया? क्योंकि बहुत से लोग, एक तबका ऐसा भी है जो कहता है मोदी ऐसा नहीं करते, अगर पहले से चीजें ठीक होती। जान के लोकायुक्त को वहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के रखना चाहती है, तो मोदी को तो फिर ये करना ही था, लोग ये भी कह रहे थे। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको सैकड़ा उदाहरण देके बता सकता हूं कि जिस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी के प्रति उनके पास रिस्पेक्ट नहीं है जी। लिबरल डेमोक्रेटिक फ्रेम के लिए उनके पास रेस्पेक्ट नहीं है जी। वो अहंगवादी राजनीति करते हैं और अहंगवादी राजनीति में उनको किसी भी तरह का प्रतिरोध उचित नहीं होता। आप देश की बात छोड़िए, संवैधानिक संस्थाओं की बात छोड़िए, भाजपा के अंदर भी जिन व्यक्तियों ने उनका प्रतिरोध किया उनको उन्होंने हाशिए पर रख दिया जी। और मैं समझता हूं कि राजनाथ जी समझदार थे, उन्होंने हाशिए पर रहना मंजूर नहीं किया, इसलिए उनको केंद्र में ले आया। बिल्कुल। सुबोध मिश्रा जी, क्या यही स्थिति है? मतलब फिर क्या होगा इस देश का? जब सीबीआई जैसी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी होगी सरकार के अधीन, जब आप लोकायुक्त बनाएंगे गुजरात में तो होगा मुख्यमंत्री के अधीन, क्या फिर फायदा इन देखिए, मैं इसको जी कुछ जो मेरा इस बारे में सोचना है, एक तो मैं ये सहमत हूं कि मनोज जी ने जैसे कहा कि कई बार क्या होता है कि आदमी को इस बात का ये एहसास होने लगता है कि मैं जो हूं जो चाहूं वो कर सकता हूं, सर्वोपरि सर्वोपरि हूं। हाँ। तो जो भी कारण हूं, वो इलेक्ट होके लगातार 3 बार आए, जनता में पॉपुलर हैं, देश भर में पॉपुलर हैं। पर जो आपने जो सवाल किया कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, उसके पीछे भी एक बड़ी लंबी पृष्ठभूमि है। अगर आप ये देखेंगे कि वो जैसे मीडिया की बात हो रही है, मीडिया से लेके जुडिशरी पिछले 10 साल के अंदर मोदी चर्चा में रहे, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था कि मोदी एक ऐसा टारगेट थे जी। कि चर्चा जो भी कुछ होती थी मोदी को लेके होती थी, उनके इर्द गिर्द होती थी। मोदी ऐसा लगता था कि लोग इस इंतजार में बैठे हुए काफी बड़ा वर्ग कि इनको सजा हो, और सजा नहीं होती थी, लोग फिर मायूस हो जाते थे। क्या हुआ, अगला केस आ गया, सिट बैठी, 50 तरीके के मुकदमे हुए। दूसरा इसमें एक कारण यह है कि जहां तक जुडिशरी एक समय था कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी ऐसा थी और आज भी है, मैं उस पर कोई लांछन नहीं लगा रहा हूं, अदरवाइज अवमानना की बात
ये हो सकती है जी। पर आपने एक चीज देखा कि आज की डेट में पहला उदाहरण था जब सुप्रीम कोर्ट के एक एक्स चीफ जस्टिस थे, हाँ। वो एक पार्टी से राज्यसभा में सांसद बनकर आ गए। जी। बाद में कुछ ये होने लगा कि तरह तरीके के पैनल बनने लगे, तरह तरीके के ट्रिब्यूनल बनने लगे। जज के रिटायर होने के पहले ही तय हो जाता था कि रिटायर इसके बाद क्या डेजिग्नेशन हाँ, इसके बाद इनको कौन सी डेजिग्नेशन, घोड़ा गाड़ी बत्ती मिलने लगेगी। हाँ, बिल्कुल। एक तो ये हो गया। तो जहां तक उनकी निष्पक्षता थी वो भी संदेह के दायरे में आने लगी। लेकिन लोकायुक्त पर ये ना यकीन करने की क्या वजह है कि आप मैं जो ये बोल रहा हूँ, जो व्यक्ति नियुक्त किया जा रहा है मोदी के मनमाफिक या बहुत तटस्थ व्यक्ति होगा, इस पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। मोदी का लगाना जो है उनकी दृष्टि से लाजमी भी नजर आता है। जो व्यक्ति है उसका मोदी के प्रति क्या अप्रोच है, मोदी ने भी उसकी पृष्ठभूमि देखी। अगर हो सकता है कि कोई बहुत इंडिपेंडेंट और ऑनेस्ट मतलब मोदी की नजर में व्यक्ति होता तो शायद मोदी कोई कदम नहीं उठाते। जहां तक राज्यपाल की बात है, कहने की कोई जरूरत नहीं है। वो जिस तरीके की जब से आजाद देश हुआ है, जब से यहाँ संविधान बना है और राज्यपाल का जिस तरीके से दुरुपयोग हुआ है, छोटा सा मैं एक सेकंड में आपको उदाहरण देता हूं। कई राज्यों के अंदर ये देखा गया कि जैसे वाइस चांसलर जो होता है कुलपति की नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल के पास। बिहार में ही हमने ये देखा था। नहीं, बिहार मध्य प्रदेश में भी हुआ, उसका अधिकार राज्यपाल के पास होता है। पर वो राज्य कैबिनेट की रिकमेंडेशन से वो ऐसा करता है, उसकी रिकमेंडेशन से करता है। पर कई मामलों में ऐसा हुआ कि उसने सीधे ही नियुक्त कर दिया जो उसको इच्छा हुई। नहीं, तो मतलब रिकमेंडेशन ली नहीं, रिकमेंडेशन सुना ही नहीं। और जिसका हुआ ऐसे व्यक्तियों कर दी जहां जब ये सब माहौल इस लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप कोई नया इंस्टीट्यूशन को नई तरीके से उसकी लॉन्चिंग कर देंगे और सीधे वो डायरेक्ट आपके कंट्रोल में आ जाएगा। इसके ऊपर स्टे, अभी इसके ऊपर कई लोग अदालत जाएंगे, सभी अभी इतना इजी नहीं है। पर यह है कि मोदी को इस बात का भय है कि इस तरीके से व्यक्ति को नियुक्त करके 2014 के पहले ही मेरे खिलाफ कुछ किया जा सकता है। कुछ इस तरीके का मामला ऐसा ही है क्या मनोज जी? ऐसा ही है क्या? मोदी जी को ये डर है कि कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपना कोई पासा ना फेंक दे, क्योंकि हम लोग भी जानते हैं कि लोकायुक्त की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है, राज्यपाल जो है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो ऐसा लग रहा है कि ये कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई नजर आ रही है और यही वजह है कि उनके डर ने अब इस नए बिल को जन्म दे दिया, जो बिल अब ये कहता है कि जो होगा मेरी मर्जी से मेरे मन के मुताबिक होगा। नहीं, मैं इसमें केंद्र सरकार क्या करेगी उस पर टिप्पणी करने के बजाय मैं ये कहूं, और मैं इसको केंद्र सरकार और मोदी जी से ऊपर ले जाना चाहता हूं, क्योंकि केंद्र में किसी और की भी सरकार होती तो नरेंद्र मोदी जी का जो गुनाह एक पब्लिक परसेप्शन में है, कम से कम हम जैसे लाखों करोड़ों लोगों के मन में है, उस गुनाह से उनको तब तक मुक्त नहीं किया जाएगा जब तक न्यायालय का एक एक दरवाजा ये साबित न कर दे कि उनका कोई दोष नहीं था। और इसलिए नरेंद्र मोदी जी उनका पूरा मैनरिज्म अगर देखें, उनके कार्यशैली देखें, तो आपको लगेगा कि कहीं भी उन्होंने कभी कोई गंभीर आदर नहीं दिखाया है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के लिए। राज्यपाल तो छोड़ दीजिए, अपॉइंटेड है सेंट्रल गवर्नमेंट का। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को अगर वो रेस्पेक्ट करते तो अमित शाह के साथ जिस तरह से उन्होंने किया और जिस तरह का प्रमोशन किया, बावजूद उसके कि वो अभी भी बाहर नहीं है, ये साबित करता है कि वो किस तरह के अहंगवादी व्यक्ति हैं और उनके लिए राजनीति के मायने क्या है। चलिए, मोदी जी ने जो अपने लिए किया वो तो हम समझ रहे हैं और आपकी बातें आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही लग रही है मनोज जी। लेकिन आपको नहीं लगता कि इस शुरुआत के बाद से एक परिपाटी शुरू हो जाएगी? हर स्टेट अपने हिसाब से बिल पास कराएगा। स्टेट में जाहिर तौर से कई बार कुछ दलों की मेजोरिटी होती है। आप यूपी में देख लीजिए, आप बिहार में देखिए। मेरा मानना है कि लोकायुक्त और जी कहिए मनोज जी। बोलिए। हाँ, मैं कह रहा था कि लोकायुक्त के प्रति जो भी हमारी जो हमारी संभावनाएं थी इस पद से, वो तो आज के ही दिन क्षीण हो गई, क्योंकि लोकायुक्त एक बिल्कुल आप कहिए कि एक अर्दली की तरह होगा राज्य सरकार के, और राज्य सरकार की इच्छा और उनके जो उनके डिसीजन उसके खिलाफ कोई भी निर्णय नहीं ले पाएगा। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सुबोध मिश्रा जी, मनोज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये तो एक अर्दली वाला सीन हो गया कि जैसा आप कहेंगे वैसा होगा। हाँ बिल्कुल, जो मनोज जी से मैं इस मामले में सहमत हूँ। पर मेरा मानना यह है कि अगर इस नियुक्ति से शुरू से ही लोकायुक्त की नियुक्ति से राज्यपाल और केंद्र को बाहर रख के एक इस तरीके का मंडल बनाया जाता जिसमें एक ऐसा कोई मैकेनिज्म डेवलप करते जिसमें कि पब्लिक
फिगर, जजेस वगैरह सब मिलके वो एक लोकायुक्त की नियुक्ति करते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि किसी भी पॉलिटिकल बॉडी को उससे बाहर ही रखा जाता है। कर्नाटक में जो हुआ, बिल्कुल कर्नाटक में जो हुआ, जो लोकायुक्त जो था जी, उसके एक्शन से एक मुख्यमंत्री चला गया है। लोकायुक्त जो है वो उसके पास काफी ओवरराइडिंग पावर भी आ गए हैं। अगर यही स्थिति रहे तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि आज इतने कितने आंदोलनों कितने हो गए, लोकपाल बिल यहां क्यों नहीं पास होता है? प्रधानमंत्री को उसको दायरे से बाहर रखने की बात क्यों होती है? क्यों होती है? ये देखिए, ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। सरकार जो कर रही है, चूंकि यहां बैठी हुई है, तो वो लोकपाल जिस तरीके का ढुलमुल लाने की कोशिश करती है, जिस तरीके की कोशिश की जाती है, वो नहीं चाहती कि प्रधानमंत्री इसके दायरे में आए। जहां राज्य सरकारें हैं, जहां उनको लगता है हम भी इलेक्ट होकर आए हैं, उनको लगता है कि हमारा जो प्रमुख है, और जहां मोदी, इसमें कोई मतलब ये है कि दबी छुपी बात नहीं है, बहुत बड़ा टारगेट है। उनको इस बात का भय है कि 2014 के पहले अगर जो व्यक्ति जो बिल्कुल आपकी बातें भी बहुत हद तक जो आप कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं, हम बिल्कुल कोशिश की कि किसी तरीके से इसको झा साहब, बहुत छोटा सा एक कमेंट मैं आपसे चाहूंगी। क्या आपको लगता है कि मोदी जी ने जो अभी फिलहाल गुजरात में किया है, उससे पूरे देश में अलग अलग स्टेट्स में, खासकर कि तब जहां पर सेंटर में अलग गवर्नमेंट हो, स्टेट में अलग गवर्नमेंट हो, एक अजीब सी परिपाटी शुरू हो जाएगी कि आप कोई भी पद क्रिएट कीजिए, उस पद को अपने अंडर में ले लीजिए और उसके हिसाब से फिर काम चलाते रहिए? ये बड़ा कन्वीनियंट होगा सारी की सारी स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। एक परिपाटी शुरू होगी और एक ऐसी प्रवृत्ति का जन्म होगा जिस प्रवृत्ति के माध्यम से संवैधानिक मूल्यों के प्रति ग्रॉस अनादर, बिल्कुल अनादर, वो एक ट्रेंड बन जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो मैं समझता हूं कि एक तो वैसे ही हम कई चीजों से जूझ रहे हैं, उसके अलावा हम नई परिपाटी शुरू हो जाएगी जो इस देश के लिए ठीक। उसका कारण ये है, जो खाली यूपीए सरकार नहीं, एनडीए सरकार, जो केंद्र में सरकार बैठी रहती है, जो राज्य में विपक्षी दलों की सरकारें होती हैं, उसके प्रति जो उसका रवैया होता है, जिस तरीके से राज्यपाल को विशेष रूप से वो मधुरता नहीं रहती संबंधों में। जो और कटुता जो है, आपस में जो अविश्वास है, वो इतना बढ़ता चला जा रहा है, जिसका ये आपको एक उदाहरण देखने को मिल रहा है कि राज्य कह रहा है कि आप अपनी जगह शासन करिए, हमें अपने तरीके से अपनी सब काम कर लेने दीजिए। ये अविश्वास जो है ये वर्षों पुराना है। केंद्र में 50 बार हुई, कई बार मुख्यमंत्री बर्खास्त कर दी जाती थी सरकारें, उसका राष्ट्रपति भवन में जाके लोग आंदोलन करते थे, अनशन करते थे। झा साहब, सुबोध मिश्रा साहब जो कह रहे हैं बड़ी वाजिब सी बात है, आपने भी इस बात को मान के लिया कि वाकई में एक परिपाटी शुरू हो जाएगी, लेकिन आपको नहीं लगता कि मोदी जी जिस तरीके से गुजरात में एक ऑरा क्रिएट कर रहे हैं अपना, अब किसी ना किसी को उनका काउंटर करने के लिए भी होना चाहिए, एक मजबूत काउंटर की उन्हें बहुत जरूरत है इस वक्त? वंदना जी, ये ऑरा नहीं है, ये इस मुल्क के लिए एक ऐसा खतरनाक संकेत है जी। और हम आप सब ने जर्मनी का इतिहास पढ़ा है जी। मैं पहले भी कहा कि प्रार्थना करिए कि हम वहां ना पहुंच जाएं। ये ऑरा नहीं है, ये खतरनाक प्रवृत्ति है जो इस मुल्क को छत बिछत करके रख देगी। नहीं तो फिर उन्हें रोकेगा कौन? कौन रोकेगा? फिलहाल ये किसकी जिम्मेदारी? इतना निराशावादी नहीं हूं, मेरा मानना ये है हम आप जैसे लोग रोकेंगे। देखिए, हम आप जैसे लोग रोकेंगे। हाँ, जो मनोज जी का कहना है, हम आपसे मतलब जनता में बहुत ताकत है, इसलिए भूल जाइए। बीच में इमरजेंसी भी लगी थी, कोशिश हुई, तरह तरीके के लोगों ने कहा कि मैं सर्वशक्तिमान हूं, जो भी होती है, अदालत भी यही है, जनता भी यही है, और ऐसा नहीं है कि कोई आदमी कितना ही सर्वशक्तिमान हो जाए, आर्मी इंटरफियर नहीं करती किसी मामले में, पर ऐसा भी नहीं है, वो भी एक मजबूत आधार है। इसलिए इतनी चिंता की बात नहीं है। यहाँ बात अविश्वास की है। 2014 ये जो सब कुछ हो रहा है, 2014 का इलेक्शन है, इससे पहले कि मोदी जी को प्रोजेक्ट किया जा सके, मोदी जी के मन में कहीं ना कहीं ये पैरोनिया भी कह सकते हैं, असुरक्षित भावना उनके अंदर, कि शायद उनके खिलाफ एक लोकायुक्त बैठाल के अगले 4-6 महीने में उनको निपटा दिया जाए। हाँ, झा साहब, आप शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं छोटी सी बात कहना चाह रहा हूं कि ये इतना क्लिनिकल नहीं है जैसे सुबोध जी कह रहे थे जी। इसके पीछे सबसे मेरा इतिहास बदल देंगे आप, मेरी स्मृति बदल देंगे। मैं सिर्फ एक राजनेता, मतलब एक राजद की प्रवक्ता की हैसियत से नहीं कह रहा हूं। हाँ। हम सब ने पिछले 20 वर्षों में इस राजनीति की वजह से बहुत भुगता है। हर एक गली, हर एक मोहल्ले में दीवार खिंच गई है। गुजरात में हर शहर में 100-100 घेट्टों का जन्म हुआ है।
ये चीजें खत्म होनी चाहिए और इसके लिए ये राजनीति खत्म होनी चाहिए। मिश्रा जी शायद आपसे इस वक्त कुछ कहना चाहते हैं। मेरा इसमें कहना है कि आप जो बात बोल रहे हैं, आप और आपका दल जो है, मतलब इस मामले में उसकी तारीफ की जानी चाहिए कि वो लोग धर्मनिरपेक्षता का जैसे कहते हैं मजबूती से पालन करते हैं, पर एक ही प्रिज्म के एंगल से पूरी समाज को देखना। एक अकबर इलाहाबादी ने धर्म के मामले में कही थी बात कि कह गए मियाँ घूरन दुनिया रोटी मजहब चूरन। यहाँ ये है कि दुनिया रोटी और धर्मनिरपेक्षता चूरण। मेरा कहने का मतलब ये 50 तरीके की आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि एक ही मुद्दा लेके, और आपने बिहार में उसकी राजनीति में आपने उसकी स्थिति भी देखी, अपने सब देखा, क्योंकि उसमें कहीं ऐसा होता है कि आपने कई बार ये भी देखा होगा कि जहां आप बात कर रहे हैं धर्मनिरपेक्षता की, वहां पता चलता है जातिगत समीकरण, फला समीकरण, ये समीकरण वो भी उतने ही घातक साबित होते हैं। ये आप आरजेडी के लिए कह रहे हैं कि वो सांप्रदायिकता की बातें तो आरजेडी और सभी दल इसका इस्तेमाल करते हैं, खाली आरजेडी नहीं करता है, सब दल करते हैं। 50 तरीके की चीजें हैं। यहां मैं कह रहा हूं जो मोदी ने किया है वो प्रीएम्प्ट किया है, अपनी तरफ से पहले ही कार्रवाई कर दी। कि उनको ये भय सता रहा है कहीं ना कहीं कि कहीं ऐसा ना हो कि जो व्यक्ति जिसको लोकायुक्त नियुक्त किया जा रहा है अभी इससे पहले कि वो मेरे खिलाफ कुछ करे, मैं उसे साल भर है इससे पहले कि ये लिंगर ऑन। अब ऐसी स्थिति में ये होगा कि अदालत में लिंगर ऑन कर सकता है, तब तक नियुक्त होगा, अगला चुनाव हो जाएगा, मोदी जी मंच पे रहेंगे। तो ये उनकी अपनी को बचाने की सेफ्टी वॉल्व अपने लिए, इसलिए क्योंकि वो भयभीत है। कहिए आप भी कहिए। नहीं, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, मुबारकबाद, क्योंकि आज के दिन ये बहस कहीं और नहीं हो रही है। शुक्रिया बहुत बहुत। नहीं, इस बहस की लेकिन जरूरत है झा साहब, आपको नहीं लगता इस बहस की जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और ये होनी चाहिए। आप राजनीति, आप एक संवैधानिक पद का, एक इंस्टीट्यूशन का माहौल बनाते हैं, आप उसे अपने अंडर में कर लेते हैं, आपको कोई रोक नहीं पाता। वंदना जी, वंदना जी, आप मुझे एक प्रवक्ता की हैसियत से सुन रही थी, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये इस देश के लिए सिर्फ राजनीति का मुद्दा नहीं, ये भावात्मक मुद्दा है। हम अगर इस देश को बचा नहीं पाए और उसके साझी जो विरासत को रिस्पेक्ट नहीं कर पाए, तो हम आप कुछ नहीं बचेंगे, कुछ नहीं बचेगा हमारे पास। ये आइडिया ऑफ इंडिया क्या है? आइडिया ऑफ इंडिया मोदी जी के ग्रामर में नहीं है, और जिस व्यक्ति के ग्रामर में आइडिया ऑफ इंडिया नहीं है उसको हम आशा के दृष्टिकोण से नहीं देख सकते। तो आपको लगता है 2014 में मोदी जी की इस कार्रवाई का जवाब उन्हें बहुत जल्द मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। और आप देखिए, हम जर्मनी नहीं है, हम हताशा में कोई निर्णय ले लेंगे, सोच समझ के लेंगे और बेहतर निर्णय लेंगे, और इस राजनीति का खात्मा होगा। मिश्रा जी ऐसा ही है? हाँ, देखिए मेरा यहाँ ये कहना है, लोग इस कोशिश में रहते हैं उनके विरोधी कि साहब उनको एक ही राजनीति की, वो एक ही तरीके की राजनीति करते हैं, उसका नाम है सांप्रदायिकता की और फांसीवादी। और जैसा भी आपने बताया कि जर्मनी की वो जैसे हिटलर जिस उसमें आया था फांसीवाद को लेकर जिस तरीके से आगे बढ़ा था, पर मोदी उस राजनीति से, जहां तक मेरा अपना सोचना ये है, पूरी जिंदगी उनकी एक ही कोशिश रही पिछले कम से कम 4-5 साल से, उससे हट के अपने को विकास से जोड़ें। और जहां तक मेरा मानना यह है कि आज की डेट में मोदी की सांप्रदायिक सोच या मोदी की वो जो छवि है, उसके बजाय मोदी एक काफी हद तक कामयाब हुए हैं जनता के बीच में ये साबित करने में कि हमारी इस मसले में कैसी कामयाबी? देखिए इस मसले में कैसी कामयाबी जहां आप लोकायुक्त को अपने अंडर में लेकर आ गए? देखिए मेरा कहने का मतलब ये, मैंने आपसे बोला कि उनके अंदर असुरक्षा की भावना, शायद इस बीच कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके अंदर जो असुरक्षा की भावना है। मैं छोटी बात कहना चाहता हूँ। हाँ वंदना जी, जी कहिए। सुबोध भाई लगातार कह रहे थे, मैं ये कहना चाहूँ कि जर्मनी का जिक्र आया। हिटलर ने भी जीतने के बाद कहा कि मैं बेरोजगारी दूर कर दूंगा, और बेरोजगारी दूर कर दी उसने। कैसे दूर कर दी? कि जो अलग अलग नागरिक समूह थे उनकी नागरिकता ले ली, बेरोजगारी दूर हो गई। तो ये जो विकास का पूरा फिक्शन है ना, इसको डिसएग्रीगेट करके देखना होगा। ये फिक्शन है, आप तो ये भी कह रहे हैं कि विकास जो है वो भागीदारी है। नहीं, जो झाजी कह रहे हैं बेरोजगारी दूर कर दी, हिटलर को पुराने उतने जाने की जरूरत नहीं। आज दुनिया बहुत बदल चुकी है। एक बात आप समझना, भारत जो है वो, उसमें कोई आदमी हिटलर बन सकता है, कम से कम
मैं नहीं सोचता हूँ, नहीं वो संभव ही नहीं है, वो इस तरीके का देश ही नहीं है, यहाँ कोई संभव नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि मोदी की अब कोशिश पिछले कम से कम मेरे ख्याल से 4-5 साल से कोशिश रही है कि वो अपनी सांप्रदायिकता से हटा के वो अपने को विकास से जोड़ के भाई मैं विकास पुरुष, हाँ विकास है, और उसका आरएसएस वगैरह में बहुत विरोध भी उनका इस मामले में जो थोड़े जी कहिए सर, कहिए। आपके बहस के पहले चरण में बाबरी मस्जिद की हत्या की शहादत की बात हुई थी। हाँ। एक व्यक्ति और एक समूह, एक विचारधारा जो इससे जुड़ा हुआ हो, वो कहे कि अब मैं बदल गया हूँ, हम कैसे मान ले आप बदल गए? नहीं क्यों, देखिए मेरा गुनाह आदमी बदलता है, क्या आपको सजा मिली? आदमी बदलता, देखिए लेकिन लोकायुक्त को अधीन लाना तो कोई अच्छा बदलाव नहीं है। बहुत गलत बात है, पर मेरा इसमें एक बड़ी व्यापक बहस की जरूरत है। आप क्या मैसेज देने की कोशिश करें कि चीजें आपके अंडर आ सकती हैं, आपके कंट्रोल में आ सकती हैं? कम से कम गुजरात में आप वाकई इकलौते किंग हो गए। निश्चित रूप से भयानक चिंता की बात है। जी। पर मेरा कहने को इस परिप्रेक्ष्य में ये देखा जाना चाहिए कि बेहतर तरीका क्या होता। देखिए, अगर यहाँ केंद्र ने एक मिसाल पेश की होती, एक बढ़िया लोकपाल नियुक्त करके, तो मोदी की हिम्मत थी। मैं ये भी बात बहुत सही है, बहुत सही। जब ये लगा कि यहाँ लुंज पुंज लोकपाल को लेकर रवैया है, सहमत होंगे कि लोकपाल को लेकर केंद्र में कोई मिसाल नहीं खड़ी कर पाया। आप किसी को निष्पक्ष आदमी को लाइए, तो आप किसी ऐसी शख्सियत को लाइए मोदी जी की हिम्मत होती। बिल्कुल। अगर यहाँ एक सशक्त लोकपाल बैठा होता, प्रधानमंत्री जिसके सामने सर झुकाता, मोदी जी की हिम्मत होती। मोदी जी की बिल्कुल नहीं होती, इस बात से हम सहमत हैं। यहाँ बैठा लोकपाल जो है, झा साहब शायद असहमत हैं। मैं इस बात को नहीं मानता। मैं इस बात को नहीं मानता। मोदी जी दक्षिणपंथी राजनीति का चेहरा है। वो तमाम वैसे काम कर सकते हैं जिसके लिए कोई संवैधानिक बंदिश भी होगी, वो नहीं मानेंगे, क्योंकि उनके लिए अहम तुष्टि की राजनीति और दक्षिणपंथी राजनीति, बहुसंख्यक राष्ट्रवाद की राजनीति ही उनकी दिशा है। इसलिए अगर सुबोध जी ये कह रहे हैं, मैं समझता हूँ मुगालते में है। नहीं, कोई मुगालते में नहीं हूं। मैं ये कह रहा हूं, ये बहुत बढ़िया शब्द हैं, लोगों को भुलावे में रखना। दक्षिणपंथी, वामपंथी, सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता। स्पष्ट बात यह है कि अगर जिसके लिए आंदोलन चला और जबरदस्त आंदोलन चला, अगर देश में एक सशक्त लोकपाल नियुक्त हो गया होता, बिल्कुल जी, और ये होता राज्यों में भी उसी तरीके का मैकेनिज्म खड़ा हो गया होता, तो मोदी जी क्या छोड़ दिए? मोदी जी तो बिल्कुल सही बात है कि अगर प्रधानमंत्री भी ऐसे किसी बिल के दायरे में होते तो शायद किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि वो इस तरीके का नियुक्त कर लेता। मोदी जी क्या है? तो कुल मिलाकर मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि वक्त हमारे पास अब नहीं है, समाप्ति का वक्त है। बहुत अच्छा लगा आपके साथ, मनोज झा साहब, आपके साथ चर्चा की हम लोगों ने, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। सुबोध मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस वक्त मोदी जी को देखकर दूसरे राजनीतिक दल, दूसरे राजनेता और देश की जनता यही कह रही होगी, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है। लेकिन वो जैसे भी हैं, वो हर बात पे यही कहेंगे, मेरी मर्जी। देखते हैं मोदी जी की मर्जी कितनी और चलेगी और कौन कौन से पद अब उनके अधीन होंगे, कौन उन पर एक्शन लेगा, क्या होगा। और 2014 में उनकी तमाम कार्रवाइयों का, कोशिशों का, उनके विकास पुरुष के दावे का कितना जो असर है वो लोग उनको दिखाते हैं। 2014 के इलेक्शन में ये जो पूरी तस्वीर है वो साफ हो जाएगी। लेकिन तब तक के लिए मुझे, आपको, हम सबको इंतजार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का कार्यक्रम के दौरान हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ न्यूज लाइन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। कई एकड़ की फर्द पे पहले ट्रैक्टर कर्जा मिलता था, इतनी जमीन रहन रखने पर दिल किसान का जलता था। ट्रैक्टर का कर्जा लेने वालों, हुड्डा जी का सुनो ऐलान, एकड़ से भी कम फर्द के बदले ट्रैक्टर कर्जे का फरमान। ट्रैक्टर का कर्जा लेने वालों, हुड्डा जी
हरियाणा के किसान ट्रैक्टर खरीदने के लिए पहले जहां कई एकड़ तक जमीन बैंकों में गिरवी रखते थे, वहीं अब हरियाणा सरकार द्वारा लिए गए क्रांतिकारी फैसले के अनुरूप एक किसान को ट्रैक्टर खरीदने के लिए ट्रैक्टर मूल्य के समान से 1.5 गुना यानी 1 एकड़ से भी कम भूमि गिरवी रखने पर भी ट्रैक्टर ऋण आसानी से मिल सकेगा। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए, और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिख